नुमाइंदे खसूसी साकिब नजीम मलिक साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि तुर्की की इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है। आपकी इस बात का जवाब देने से पहले, जिससे पहले आपने जुमला कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के अवाम दोस्ती के गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं, मैं उस पर पहले बात करूं कि ये रिश्ते पाकिस्तान बनने से भी पहले के हैं। ये मतलब 60, 70, 80 दहाइयों पुराने ये रिश्ते हैं जो अभी तक हैं। बड़े सगीर जब इकट्ठा था, जब अभी इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, यहाँ के मुसलमान लोग तब भी तुर्क लोगों के साथ उसी एक रिश्ते में थे। और हमें खुशी होती है कि हम ही नहीं, तुर्क अवाम भी आज तक हमारे साथ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह दोस्ती के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। और इसका एक्सपीरियंस आप वहाँ जाकर रहकर ही कर सकते हैं। तो इस वजह से भी एक ये बेहतर ऑप्शन है हमारे उन सब शहरियों के लिए भी जो एक और शहरियत या एक और सिटीजनशिप लेना चाह रहे होते हैं। तुर्की में जो भी आपका सवाल है कि किस तरह ली जा सकती है, तो इन्होंने अभी जो प्लान इस वक्त इनका चल रहा है ये है तकरीबन $2,50,000 की इन्वेस्टमेंट जो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी में करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको वो वहाँ की सिटीजनशिप दे देते हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये मालियत $10 लाख तक थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता 2 सालों में इन्होंने इसको रिवाइज किया और रिवाइज करके इसको इन्होंने $2,50,000 पे ले आए। आप $2,50,000 मालियत की कोई भी प्रॉपर्टी, वो कमर्शियल हो, वो रेजिडेंशियल हो, वो एग्रीकल्चरल हो, वो आप वहाँ पे ख़रीदते हैं तो उस मालियत के सबूत के अगेंस्ट आपको वहाँ पे यहाँ की इमिग्रेशन मिल जाती है या सिटीजनशिप मिल जाती है। अच्छा साकिब नजम साहब, मुझे ये बताइए कि तुर्की की इमिग्रेशन ही क्यों? एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक बाहमी दोस्ती का रिश्ता भी रहा है दोनों मुल्कों में और इनके अवाम के दरमियान भी। तुर्की एक बेहतर ऑप्शन इसलिए है कि ना सिर्फ वहाँ पे, चूँकि उसका एक हिस्सा यूरोप में है और बहुत सारा उनका जो ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, वो यूरोपियन है। वहाँ पे बहुत सारे कवानीन, बहुत सारे उनके क्वालिटी एश्योरेंस के तरीक़ाकार, वो सब यूरोपियन है। यूरोप जैसी ही वहाँ पे सहूलियात हैं बहुत सारी, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। इनसे बेहतर भी हैं यूरोप के अमीर ममालिक भी हैं, लेकिन ये जो अहम इसमें हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये एक इस्लामी मुल्क है। अगरचे वो एक सेकुलर तर्ज हुकूमत है वहाँ पे सब कुछ, लेकिन अवाम की अक्सरियत मुसलमान है। वहाँ पे आपको आपके कल्चर से मिलता जुलता एक तर्ज ज़िंदगी मिलता है। आप बहुत ज़्यादा एलियन फील नहीं करते जब आप तुर्की में जाते हैं। थोड़े से फ़र्क के साथ तकरीबन खाने वही, खाना खाने के तरीके वही, उसके बाद तर्ज ज़िंदगी वही। मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को जो सेकंड या थर्ड जनरेशन यूरोप में बैठे हुए, लेकिन वो इस बात को तरसते हैं कि हमारे बच्चे भी 5 वक्त अजान की आवाज़ सुन सकें। अब नमाज में कोताही तो हो सकती है, लेकिन उस कल्चर से तो कम से कम वो जुड़े रहें उस तरह। इसी तरह वहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा आप समझें कि उसमें बर्दाश्त पाई जाती है। आप जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारें वहाँ पे, आपके ऊपर रेशिज्म का वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। वो लोग आपको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप होते हैं। आपको रंग, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पे वहाँ डिस्क्रिमिनेशन अमूमी तौर पे देखने में नहीं आती है। इस वजह से तुर्की किसी भी और मुल्क की निस्बत बेहतर है। अगर हम इक्तसादियात को देखें, इकोनॉमी को देखें, तो कंपैरेटिवली स्टेबल इकोनॉमी है। बहुत अच्छी अगर नहीं भी है तो बहुत बुरी नहीं रही है, स्ट्रगलिंग है। लेकिन पिछले एक दिहाई में अगर हम उनके फिगर्स को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। आगे 2023 के बाद जब इनके ऊपर कुछ सैंक्शंस जो 100 साल पहले लगी थी वो जब ख़त्म हो रही हैं, तो उसके बाद इन्हें इसमें और ज़्यादा सहूलियात इंटरनेशनल लॉज में मिल जाएंगी। इनकी इकोनॉमी को और बूस्ट मिल जाएगा। इनके पास और ज़्यादा मौक़े होंगे एक बेहतर इक़्तिसादी ढांचा खड़ा करने के। इस वजह से ये किसी भी दूसरे और मुल्क से बेहतर है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। सर तो फिर इस लिहाज से तो फिर मलेशिया भी बेहतर है? जी, मलेशिया हमारा दोस्त मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, बहुत अच्छा है, तरक्की में है, करेंसी बेहतर, इकोनॉमी बेहतर। लेकिन देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। मलेशिया आपको परमानेंट रेजिडेंस देता है, मलेशिया आपको पासपोर्ट इस तरह नहीं देता बाय इन्वेस्टमेंट। उसका प्रोसीजर फ़र्क है। सिटीजनशिप लेने का आपको शादी करनी पड़ती है, आपको लॉन्ग स्टे होता है। और ये लॉन्ग स्टे का मतलब है कि आप 10 से 12 साल वहाँ रहें, मुस्तकिल आप वहाँ रह रहे हो, और कम अज़ कम जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उससे 2-2.5 साल पहले तक आपका वहाँ पे कंटिन्यूस स्टे हो।
वहाँ पे इस तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एकदम से नहीं मिल जाती। तुर्की हमें $2.5 लाख इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट तकरीबन 3 माह में, आप थोड़ा सा प्रोसीजर्स में बढ़ा लें बात को या देख लें कुछ जगहों पे टाइम ज़्यादा कम हो, लेकिन 3 से 6 माह के अंदर आपको मिल जाता है। इतनी जल्दी अभी और कोई मुल्क आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नेशनलिटी नहीं दे रहा, सिटीजनशिप नहीं दे रहा। तो इस वजह से इन दोनों का हम उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ में फिर वही पहले पॉइंट पे आऊँगा, तुर्की यूरोप का हिस्सा है, तुर्की में लाइफस्टाइल यूरोप जैसा है। हमारा मलेशिया माशाल्लाह तरक्की याफ्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ का कल्चर और तुर्की का कल्चर फ़र्क है। मलेशिया का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर बहुत फ़र्क है। तुर्की भला मलेशियन खाने पाकिस्तान से फ़र्क, तुर्की में बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि उनके खाने हमारे बारबेक्यू जैसे हैं बहुत सारे उनके खाने, कुछ चीज़ों के तो नाम भी वही हैं। मलेशिया पहली चीज़ इमिग्रेशन इस तरह नहीं आपको ऑफर कर रहा, दूसरी चीज़ इतने कम वक्त में वहाँ की सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती है, इसलिए इन दोनों को हम इस तरह तकाबुल में ला ही नहीं सकते हैं। तुर्की की ज़बान को समझे बगैर वहाँ कैसे एडजस्ट हुआ जा सकता है? जी 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 बिल्कुल, ज़ुबान का है मसला। पहली चीज़ तो ये कि हम यूरोप में कहीं भी चले जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज बहुत थोड़े हैं। हम लोग चूंकि एक तारीख है कॉलोनी रहे और वो सारा, और यहाँ पे इंग्लिश है, वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, स्विस, बेशुमार जुबानें जो वहाँ पे बोली जाती हैं। तो वो जो हमारे लोग वहाँ जाके एडजस्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम उन्हें वहाँ भी होती है। अब टर्किश लैंग्वेज का उर्दू के साथ कंपैरेटिवली करीबी रिश्ता है। तो आपको पता है उर्दू है ही तुर्की जुबान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ उर्दू जो है। इसी तरह जब तक रस्मुल ख़त तब्दील नहीं हुआ था तो अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू तकरीबन एक जैसे रस्मुल ख़त में थी। अब भी जुमले का स्ट्रक्चर वही, अब भी 2,500-3 हज़ार लफ्ज़ कॉमन है उर्दू और तुर्की में। तो इसलिए ये ना सोचिए कि आपके लिए कोई बहुत मुश्किल होगा इस ज़ुबान को अडॉप्ट करना। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वहाँ जाएंगे, सोशलाइज होंगे लोगों के साथ, वहाँ की लैंग्वेज कुछ सीखेंगे। वहाँ पे बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको तुर्की सिखाते हैं, क्लासेस देते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आप इनके जैसे इनके ड्रामे मशहूर हैं, मकबूल हैं पाकिस्तान में, उनको देख के आप सीख सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, 2-4 माह में आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, इब्तदाई गुफ्तगू आपकी हो जाए। इसके लिए वो लोग खुद भी कोशिश करते हैं, वहाँ पे इदारे हैं सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट वहाँ पे सेक्टर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप जाएं, लैंग्वेज सीखें। शायद 2 माह का पहला कोर्स होगा, उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बाजार में हल्का फुल्का जो आपकी गुफ्तगू होनी है रोज़मर्रा की, आप वो समझने और बोलने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि तुर्की की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए ज़रूरी प्रोसेस क्या है? जी, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका बता देता हूँ ताकि हमारे देखने और सुनने वालों को भी अंदाज़ा हो जाए। आपको वहाँ पे इसके लिए प्रॉपर्टी लेनी है, आपकी प्रायोरिटीज़, आपके अपने लाइफस्टाइल, आपके अपनी तरजीहात जो होंगी आपकी, वो आपके अपने जो भी हालात हैं उनके मुताबिक होंगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप वहाँ पे रिहायशी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो प्रोसीजर उसके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के या और किसी भी ज़रिए से देखिए वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल कौन सी हैं, कैसी हैं। आप इस सिलसिले में वहाँ पे किसी से रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो ये काम कर रहे हैं, या आप खुद देख सकते हैं उसको। उसके बाद आप यहाँ से विज़िट पे चले जाएं तुर्की। हम अज्यूम कर रहे हैं आप इस्तांबुल से शुरू करते हैं अपनी ये सर्च, आप वहाँ जाएं, थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करके जाएं, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस कंपनी से, किस बिल्डर से या किस एस्टेट एजेंट से या मार्केटिंग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। जाके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखें। छोटा सा कल्चरल शॉक आपको लगता है, हम लोग हमारा पाकिस्तान में फ्लैट सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है, कराची में काफ़ी मकबूल है, लेकिन बाकी स्पेशली पंजाब में और दूसरे शहरों में, लेकिन वहाँ पे फ्लैट्स में ही लोग रहते हैं। तो वो छोटा सा कल्चरल शॉक आपको लगेगा जब आप पहली दफ़ा वहाँ जाते हैं, जाके वहाँ का ये लाइफस्टाइल देखना शुरू करते हैं। आप वहाँ जाइए, नई बनती हुई इमारतें या जो पुरानी बनी हुई हैं उनमें अपनी पसंद की बिल्डिंग्स देखें, चूज़ करें, डिटेल्स उसकी पता करें। उसके बाद आप उसको ख़रीदने का प्रोसीजर करते हैं, जो आप ज़ाहिर है कुछ टोकन दे देंगे या उनको एडवांस कुछ थोड़ा सा देंगे, आपकी कागजी कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे फुल पेमेंट का जो भी आपने टाइमलाइन उनसे लिया उसके बाद उन्हें करते हैं, फिर आपके नाम पे उसकी ट्रांसफ़र डीड बन जाती है। वहाँ पे उसको
टापू कहा जाता है। इसके लिए मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि किसी न किसी प्रोफेशनल और लॉयर की खिदमत आप ज़रूर हासिल करें, ताकि आपको कोई की बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आप ये टापू ले लेते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप अप्लाई करते हैं उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए, एवेल्यूएशन के लिए। गवर्नमेंट का एक महकमा है, वो आते हैं, वो उस बिल्डिंग की एवेल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उन्होंने ये अंदाज़ा करना होता है कि क्या वो सारी आपकी मिल्कियती जायदाद जो वहाँ बनी है वो उस पैरामीटर के इक्वल है, वो उस $2.5 लाख के बराबर उसकी मालियत है। जब आप ये कर लेते हैं, वहाँ से आपको वो मिल जाता है, तो आपका वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब उस दौरान में फिर जो भी टाइम लगना है वो लगता है और आप वहाँ के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ज़्यादा वक्त लगता है तो आप ये कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सहूलत है कि आप पहले इब्तदाई उनसे डील कर लें, आपका विजिट का टाइम पूरा हो रहा है, आप वापस आ जाएं, या अपनी उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप वहाँ पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक सहूलत है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीदते हैं, बेशक वो आपकी इमिग्रेशन के लिए ना हो, आप वैसे भी ख़रीद लें, कम मालियत की ख़रीद लें, तो उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल परमिट मिल जाता है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। वो रिन्यूएबल होता है, जो साल के साल रिन्यू होता है। फिर आपको उनके वीज़े की ज़रूरत नहीं है वहाँ ट्रैवल करने के लिए, तुर्की से बाहर जाने और वापस आने के लिए। आप वापस आ जाइए, अपने बाकी पैसों का बंदोबस्त कीजिए, जो भी आपका प्रोसीजर है, और फिर उस जो रेजिडेंट कार्ड आपने अप्लाई किया हुआ था, जो आपके पास है पहले ही प्रॉपर्टी लेने के बाद, आप उसके बाद जाएं और जाके आप दोबारा बाकी की पेमेंट्स कीजिए। आपके पासपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, आप चाहें आप ये वक्त वहाँ पे भी गुजार सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी, लाइक एक ही दुकान या एक ही फ्लैट या एक ही ज़मीन का टुकड़ा इस तरह का कोई लिया जाए जो $2.5 लाख का हो। आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो सिर्फ एक क्राइटेरिया है उनका, या जो एक वाहिद उनकी मतलूबा अहलियत है आपकी इमिग्रेशन की, वो ये है कि आपकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू $2.5 लाख होनी चाहिए। वो चाहे आपने 6 माह में खरीदी हो, चाहे 1 साल में खरीदी हो, आप आहिस्ता आहिस्ता खरीदते चले जाएं। जब आप समझते हैं कि आपकी जायदाद की टोटल वहाँ पे जो कीमत है वो $2.5 लाख या उससे ज़्यादा हो गई है, तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही प्रोसीजर होगा, एवेल्यूएशन होगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि अगर किसी के पास इतना सरमाया ना हो तो फिर वहाँ रहने का क्या तरीका है? जी बिल्कुल, इसके बगैर भी हम वहाँ रह सकते हैं। अगर आप वहाँ मूव करना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, इसके अलावा उन्होंने और ऑप्शंस भी दिए हुए। ये जो अभी हम डिस्कस करते हैं, ये तो है उनकी सिटीजनशिप लेने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टे के भी प्रोसीजर्स हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप जाइए, जाके वहाँ पे बेशक $1 लाख इन्वेस्ट कर लें, बेशक $50,000 इन्वेस्ट कर लें, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लीजिए, अपने लिए एक फ्लैट खरीद लें, जैसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका रकबा हो, वहाँ पे आप रहना शुरू कर दें। आप जैसे ही वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, आपको वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है या रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। मैंने भी पहले भी बताया था कि जब आप लेते हैं तो वो आप रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा और आप साल के साल उसको रिन्यू कराते रहेंगे अपनी उसी प्रॉपर्टी की बेस पे। आप वो लेके वहाँ रहना शुरू कर दें, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप वहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं। आप जब ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, आपको सरकारी स्कूल में आपके बच्चों की तालीम किसी भी और शहरी की तरह फ्री हो जाएगी, ऑलमोस्ट फ्री। प्राइवेट आप पढ़ाना चाहें, बेशुमार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह आप जॉब करें, कारोबार करें। एक तो ये तरीका है वहाँ पे सेटल होने का। दूसरा तरीका वहाँ पे ये भी है कि आप कोशिश करें, अगर आपकी अहलियत, काबिलियत, स्किल्स ऐसी हैं कि आपको वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है, आप किसी भी वहाँ पे अच्छी कंपनी में जब जॉब करेंगे तो वो आपको वर्क परमिट देंगे उस जॉब के अगेंस्ट। वो वर्क परमिट भी आपको एलिजिबल कर देता है कि आप वहाँ पे स्टे करें, रहें उस नौकरी की बेस के ऊपर। याद रखें, वर्क परमिट खुद से नहीं लिया जाता, वर्क परमिट वो कंपनी आपको देती है जिसने आपको हायर किया होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम आपको वर्क परमिट ले देते हैं, वो वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलता, वो आपकी कंपनी इशू कर रही होती है। तीसरा तरीका ये है कि आप अपना कारोबार करें, अपनी एक वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें, उसके अगेंस्ट आप अपने आप को भी वर्क परमिट दे सकते हैं। आप वहाँ पे, आपको वहाँ के नेशनल्स को भी हायर करना होता है, इस तरह की एक कंपनी खोल के भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप वहाँ रहें। आपको जब 5 साल वहाँ इसी तरह रहते हुए पूरे हो जाते हैं, इमिग्रेशन के प्रोसेस में, सिटीजनशिप के प्रोसेस में ये शर्त नहीं है कि आप वहाँ पे रहें इस सारे प्रोसीजर के दौरान। लेकिन अगर इसके अलावा हम वहाँ पे रहते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि
प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं हम लोग, या हम नौकरी कर लेते हैं, या हम एक कंपनी या कारोबार रजिस्टर करवा लेते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि अगर आप 5 साल का अरसा वहाँ गुजारते हैं जिसमें आप कभी भी ज़्यादा अरसा जैसे 6 माह से ज़्यादा बाहर ना रहे हों तुर्की से, तो तब भी 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए भी। और अगर आप ना करना चाहें, अपनी उस पुरानी शहरियत रखनी चाहें, तब भी आप अनलिमिटेड टाइम तक आप इस तरह रह सकते हैं वहाँ पे। और 8-10 साल आपको गुजर जाए तो आप फिर लॉन्ग टर्म स्टे कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको, जैसे ये शॉर्ट टर्म होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, आपको वो वाला कार्ड मिल जाएगा जो रिन्यू नहीं इतनी जल्दी आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन हम वहाँ पे सेटल हो सकते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सोनिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।